Good morning friends, how are you? Today in by this lecture we are going to discuss about a very important technique in chemical science, in life sciences, in industrial chemistry and that is the chromatography. आज हमारे अपने इस लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी पर चर्चा करने चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसका उपयोग केमिकल साइंस में, लाइफ साइंसेज में सभी जगह पर है और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसको इंक्लूड किया गया है बीएससी के कोर्स में, एमएससी के कोर्स में। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है और एमएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इसको इंक्लूड किया गया है माइक्रो टेक्निक के यूनिट में। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इसमें थ्योरीज कौन कौन सी हैं, क्या मैकेनिज्म इसकी, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देंगे कि क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती क्या है। तो नाउ यू कैन सी वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड नाउ कम टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है क्या, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन। It is the technique for purification, separation of the component chemicals from their mixture like the amino acids and enzymes and also the testing of various chemicals। तो कह रहे हैं कि आपके पास ढेर सारे केमिकल्स का मिक्सचर हो और उनके मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हमको सेपरेट आउट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पर जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, बिफोर दिस टेक्निक केम इनटू लाइट, इसके पहले केमिकल इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स के उनके मिक्सचर से उनके प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने की जो तमाम टेक्निक्स थी, उसमें हैंड पिकिंग थी, उसमें डिस्टिलेशन था और ढेर सारी टेक्निक्स थी। तमाम प्रकार के फ्रैक्शनेटर यूज़ किए जाते थे जो है डिस्टिलेट करने के लिए उसको। तो लेकिन जैसे जैसे इसमें इन्वेंशन हुए और नई टेक्निक हमारी ये क्रोमेटोग्राफी की आई तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुई और ये अलग अलग प्रकार की होती है और इसके आधार पर केमिकल्स को उनके मिक्सचर से हम सेपरेट करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वन दैट इज द क्रोमा एंड क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर। क्रोमा मीन्स क्या है, इट इज द कलर। क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर एंड ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। मीन्स सिंपली स्पीकिंग यू कैन से दैट द क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ कलर राइटिंग, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाई कलर राइटिंग, व्हिच टाइप ऑफ कलर राइटिंग। तो जब तक हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्रोमेटोग्राफी के डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के कलर राइटिंग की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आज हम इसके अपने इसी यूनिट में ढेर सारा डिस्कशन करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली कलर राइटिंग का मतलब क्या होता है, राइट। तो कह रहे हैं कि दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड मटेरियल्स कॉल्ड एज द सोल्यूट मटेरियल्स इन बिटवीन अ मूविंग फेज एंड दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट एंड विच मे बी द लिक्विड और गैस। इस जो है सेगमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर बात की गई है कि क्रोमेटोग्राफी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो क्रोमेटोग्राफी को समझ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स में तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक होता है मोबाइल फेज, दूसरा होता है स्टेशनरी फेज और तीसरा होता है कि सोल्यूट। ये तीन चीज़ें होती हैं, इन पर अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी में। तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक मोबाइल फेज क्या होता है, दूसरा स्टेशनरी फेज क्या होता है और तीसरा ये सोल्यूट्स कौन होते हैं। इन तीनों के बारे में हमें चर्चा करनी है यहाँ पर, तो इन पर अभी हम डिटेल आएंगे। कह रहे हैं कि द सेपरेशन इज डन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ दी सोल्यूट्स। कह रहे हैं कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एफिनिटीज़ हैं किसके प्रति, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के प्रति उनकी एफिनिटी कैसी है, इस आधार पर हम इनको सेपरेट करते हैं और क्रोमेटोग्राफी इस आधार पर डिफरेंट टाइप की होती है, राइट। तो कह रहे हैं कि सेपरेशन इज डन टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ द सोल्यूट्स विद द stationary phase and the retention time with it depending on their interactions with the surface of the stationary phase। तो you know, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब पर अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, इसमें कह रहे हैं कि सेपरेशन इज डन टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ दिस सोल्यूट। तो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द सोल्यूट। सोल्यूट की एफिनिटी किसके साथ है, तो एक यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज लिया है और स्टेशनरी फेज पर सोल्यूट का रिटेंशन टाइम क्या होता है, व्हाट इज द रिटेंशन टाइम।
डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेक्शंस विद द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के साथ इसका रिटेंशन टाइम कितना होता है, और दूसरा फेज यहाँ पर होता है मोबाइल फेज। तो ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से डिस्कस हमको करना है, दैट इज द पार्टीशन कोफिशिएंट। विदाउट नोइंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट दीज टर्म्स हमको क्रोमेटोग्राफी की सारी बातें समझ में आने वाली नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर सबसे पहले ये जान लें कि ये डिफरेंट प्रकार के जो टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये सोल्यूट्स कौन होते हैं, ये मोबाइल फेज कौन होती है, ये स्टेशनरी फेज कौन होती है। इन सब के बारे में जब तक हम जान न लें तब तक क्रोमेटोग्राफी तो आप अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन सभी टर्म्स पर हम चर्चा यहाँ अभी करेंगे। यहाँ पे चर्चा करेंगे हम, बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्रोमेटोग्राफी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, राइट। हिस्टोरिकल का मतलब ये हो गया कि इस पर काम किसने किया था। तो टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइज्ड बाय द इटालियन बॉर्न साइंटिस्ट माइकल साविट इन रसिया इन ईयर 1900। ही आल्सो क्वाइंड द टर्म क्रोमेटोग्राफी। हु क्वाइंड द टर्म क्रोमेटोग्राफी? हु क्वाइंड द टर्म क्रोमेटोग्राफी? तो माइकल साविट इन रसिया इन ईयर 1900 इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टर्म दिया था। एंड फर्दर एडवांसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाज डन बाय जॉन पोर्टर मार्टिन एंड रिचर्ड लॉरेंस। और इनको इस बात के लिए 1950 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी, साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो हिस्टोरिकल टर्म्स आ रहे हैं, इसमें जो ये यूजफुल टर्म्स आ रहे हैं हमारे, इनके बारे में हमको जानना है। क्रोमेटोग्राफी में जो टर्म्स आएंगे बीच बीच में, जिनको जाने बिना आप क्रोमेटोग्राफी को समझ नहीं सकते हैं, तो इन पर हमें चर्चा करनी है। और जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एनालाइट दिया गया है, एनालाइट्स। यहाँ पर एनालाइट्स के बारे में अगर हम बात करें, द टर्म एनालाइट यूजफुल टर्म्स पे हैं, बात कर रहे हैं टर्म एनालाइट्स। एनालाइट्स क्या होते हैं? जो आपको लेबोरेटरी में केमिकल्स के मिक्सचर आपको दिए गए हैं, जिनका हमको एनालिसिस करनी है कि उस मिक्सचर में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एनालाइट्स। कह रहे हैं कि इट इज़ द कंपोनेंट मटेरियल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मिक्सचर, आल्सो कॉल्ड एज द सोल्यूट। अब एनालाइट के लिए एक टर्म हम और यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। तो ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दरअसल में ये सोल्यूट्स जो होते हैं, इन्हीं को हम सैंपल कहते हैं, इन्हीं को एनालाइट्स कहते हैं, जिनको कि हमें प्योरेस्ट फॉर्म में उनके कंपोनेंट्स को अलग करना है, राइट। तो जो आपको सैंपल दिया जाएगा, जिनके में से आप उनके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे उनके प्योरेस्ट फॉर्म में, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम एनालाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर टर्म एनालाइट कहिए या फिर टर्म सोल्यूट कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो टर्म एनालाइट्स और सोल्यूट, इनके बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो देखें, अगर ये एनालाइट्स अगर हम बात करें, तो पहला टर्म यहाँ पर हो गया एनालाइट। यू कैन राइट इट इज़ द सोल्यूट। आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये सोल्यूट है। इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो कौन है? इट इज़ सोल्यूट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज सोल्यूट। अब इसमें जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो दो प्रकार के फेजेज होते हैं। इनमें से एक स्टेशनरी फेज होता है और दूसरा मोबाइल फेज होता है। दो प्रकार के फेजेज होते हैं। स्टेशनरी फेज जो होता है ये नॉन मूविंग होता है, और जो मोबाइल फेज होता है ये मूविंग होता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो सोल्यूट्स हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों में सॉल्वलाइज हो जाता है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए भी है और स्टेशनरी फेज, इन दोनों के लिए। क्वेश्चन ये है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कोई भी सोल्यूट मॉलिक्यूल वो स्टेशनरी फेज पर कितनी देर तक रुकेगा और इसका कितना अमाउंट यहाँ पर रिटेन करेगा। इसी तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए सपोज करो कि आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं और आपने क्या किया है कि थोड़ा सा पानी शरीर पर डाल करके एक लेयर बना लिया, वाटर की एक लेयर बन गई। अब इस पर आप डिटर्जेंट लगा रहे हैं, डिटर्जेंट आपने अपने शरीर पे लगा लिया। इसके बाद क्या करते हैं कि अपने बदन को फ्रेश करने के लिए उस पर पानी फिर डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डिटर्जेंट की कोटिंग आपके शरीर पर लगी हुई है वो क्या हो गई? वो बह करके नाली में चला जाता है।
अब यहाँ पर मोबाइल फेज कौन हुआ, तो मोबाइल फेज वाटर है, सोल्यूट कौन है, डिटर्जेंट जो आप अपनी बॉडी पर लगाए हैं, और स्टेशनरी फेज कौन है, स्टेशनरी फेज आपका शरीर है, आपकी स्किन है। बहुत ही मोटे तौर पर अगर इसको हम समझें तो ये चीज़ है। अब मान लेते हैं कि डिटर्जेंट जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अलग अलग कलर के डिटर्जेंट हैं, सपोज दैट अलग अलग कलर के डिटर्जेंट्स हैं, राइट। सपोज करिए कि अलग अलग कलर के जो है ये डिटर्जेंट्स हैं और इनका हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे शरीर पर डिफरेंट प्रकार के कलर के डिटर्जेंट्स यहाँ पर हैं और इनको हमें वॉश आउट करना है। तो मान लो कि 2 प्रकार के डिटर्जेंट है, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है, और आपकी बॉडी पर ये दोनों चिपके हुए हैं। अगर आप डिटर्जेंट नहीं समझते हैं, सपोज करिए कि आपने होली में रंग खेला है, अभी आपने होली मनाई होगी, तो आपके शरीर पर, आपकी स्किन पर 2 प्रकार के कलर लगे हुए हैं, एक रेड कलर है और दूसरा कौन है, एक रेड कलर है और दूसरा आपका ब्लैक कलर है, और ये क्या नाम है, ब्लू कलर है। ये आपकी स्किन पर लगे हैं। अब आपका जो स्किन है इट इज़ द स्टेशनरी फेज, और इसको वॉश आउट करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, ये मोबाइल फेज है। अब आपका जो कलर आपके स्किन पर लगा हुआ है, यह कलर पानी में घुलनशील भी है और आपके स्किन से इंटरेक्ट भी कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यह कलर पानी में बिल्कुल नहीं जाएगा? अगर वो पानी में सॉल्वलाइज होता है तो पानी के साथ वॉश आउट होकर जाएगा, लेकिन 100% कलर आप अपनी स्किन से रिमूव नहीं कर सकते, राइट। तो आपकी स्किन पर कुछ ना कुछ कलर लगा रहेगा। तो इफ़ यू ट्राई टू वॉश आउट दिस, तो यू कैन नॉट वॉश कंप्लीटली। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पेसिफिक अमाउंट में कलर आपकी स्किन पर लगा रहेगा। हेयर योर स्किन इज एक्टिंग एज द स्टेशनरी फेज and water is the mobile phase and the color that is held with your skin it is called as the solute। तो आपका ये जो कलर आपके चेहरे पर लगा है ये पानी में कुछ मात्रा में घुलनशील है, तो उसके साथ ये बहेगा, लेकिन आपकी स्किन से भी चिपका रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट आपके स्किन के साथ चिपका हुआ है और कितना ये पानी के साथ जा रहा है, यही पर हमें ध्यान देना है। और एक नया टर्म निकल के यहाँ पर आता है जिसको हम रिटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब तक के पूरे डिस्कशन में क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम करते क्या हैं, हम जो हमको सैंपल मिला हुआ है उस सैंपल में जिसको कि हम एनालाइट या सोल्यूट कह रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार के कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ये गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, ये मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड होगा, और गैस जो होता है ये कभी भी स्टेशनरी फेज नहीं हो सकता। गैस मोबाइल फेज में ही रहेगा। गैस क्योंकि इसमें जो है एक्सपेंशन की पावर होती है, तो ये कभी भी स्टेशनरी फेज नहीं हो सकता। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप समझ गए कि एनालाइट क्या है। एनालाइट आपके चेहरे पर लगा हुआ 2 कलर का रंग है, एक ब्लू है और एक रेड है। आपका चेहरा क्या है, स्टेशनरी फेज है, और इसको वॉश आउट करने के लिए जो आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है, इट इज़ द मोबाइल फेज। तो इस तरीके से आपका स्किन स्टेशनरी फेज है, वाटर मोबाइल फेज है, और जो कंपोनेंट्स आपके चेहरे पर लगे हुए हैं कलर, ये क्या हैं, ये एनालाइट्स हैं। इनमें से हमको रेड कलर को ब्लू कलर से अलग करना है। तो बिल्कुल यही काम करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करते हैं। ये बहुत मोटे तौर पर इंट्रोडक्टरी तौर पर हमने आपको समझाया यहाँ कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो एनालाइट समझ चुके हैं ये क्या होता है। स्टेशनरी फेज अभी हमने आपको समझाया, व्हाट इज द स्टेशनरी फेज। तो दिस स्टेशनरी फेज मे बी अ सॉलिड ऑब्जेक्ट और मे बी अ लिक्विड। स्टेशनरी फेज कभी गैस नहीं होती है, ठीक, स्टेशनरी फेज गैस नहीं होती है। अगली बार अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मोबाइल फेज है हमारी, ये मोबाइल फेज क्या है। तो मोबाइल फेज वो होता है जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है और किसी भी गैस में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। सो दीज आर द मोबाइल फेजेस। सैंपल, अभी ये जो सैंपल की बात यहाँ पर लिखे हैं, तो सैंपल का सीधा मतलब होता है एनालाइट से है। यहाँ पर सैंपल को आप एनालाइट समझें, और इसके बाद जो डिटेक्टर होता है, जब हम इन कंपोनेंट्स को इनके प्योरेस्ट फॉर्म में एक दूसरे से अलग कर लेते हैं तो ये कितने अमाउंट में है, इस चीज़ की चर्चा हम करते हैं कि कितने कंसंट्रेशन में ये किसी भी मिक्सचर में ए का कंसंट्रेशन कितना था, बी का कंसंट्रेशन कितना था और सी का कंसंट्रेशन कितना था, एंड सो ऑन। मतलब कितने प्रकार के वहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं। मान लो 10 कंपोनेंट्स हैं, तो उन 10 कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करके उनके कंसंट्रेशन को हम जान सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके प्योरेस्ट फॉर्म में। इसी को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, राइट। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। बात करते हैं हम, यूजफुल टर्म हो गया यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं। एक नया टर्म निकल करके आया है, द पार्टीशन कोफिशिएंट। ये है क्या चीज़, व्हाट इज द पार्टीशन कोफिशिएंट। तो यू कैन सी हियर द पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट कौन होता है,
तो कह रहे हैं कि इफ़ एनी सोल्यूट इज मिक्सड इन टू सॉल्वेंट दैट आर इमिसिबल एंड नॉन रिएक्टिव। कह रहे हैं कि कोई भी सोल्यूट, यहाँ पर हमने एक सोल्यूट लिया है और यह सोल्यूट क्या है कि यह दो अलग अलग प्रकार के फेजेज में मिक्स्ड है, दो अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट में। तो कह रहे हैं कि दो सॉल्वेंट्स हैं दैट आर इमिसिबल, आपस में मिश्रणीय नहीं है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो दो सॉल्वेंट हैं जो कि आपस में नॉन रिएक्टिव हैं और इमिसिबल है, और इनमें आपने क्या मिला रखा है, इनमें आपने सोल्यूट्स को मिला रखा है। तो ये होगा क्या कि जो सोल्यूट आपने उन दोनों के मिक्सचर में मिलाया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और दोनों सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी इक्वल नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। उसकी सॉल्युबिलिटी दोनों सॉल्वेंट में इक्वल नहीं होगी, तो सॉल्युबिलिटी के अनुसार इसका अमाउंट अलग अलग फेज में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं कि उसमें कंपोनेंट जो ए है, जो सॉल्वेंट ए है, मान लो कि सॉल्वेंट ए है, तो सॉल्वेंट ए में कंसंट्रेशन C1 है और सॉल्वेंट जो बी है उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, C2 है। तो यहाँ पर जो पार्टीशन कॉफिशिएंट है इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। सॉल्वेंट ए में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, सॉल्वेंट बी में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इन दोनों का अलग अलग निकाल कर इनका रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पर एक नया टर्म निकल करके आएगा जिसको हम पार्टीशन कॉफिशिएंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये टर्म यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम किसी मिक्सचर में से उनके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं तो यहाँ पर पार्टीशन कॉफिशिएंट क्या होता है, इस टर्म की यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो पार्टीशन कॉफिशिएंट जो होता है ये अगर हम दो सॉल्वेंट में किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी के अनुसार ये उसमें डिस्पर्स हो जाता है, तो दोनों में अलग अलग कंसंट्रेशन होता है। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट इन सॉल्वेंट ए इज C1 एंड इन B इट इज C2। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू, इनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हियर द P स्टैंड्स फॉर द पार्टीशन कॉफिशिएंट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट होता है। ये कोई नया टर्म नहीं है, आपने अपने इंटरमीडिएट में क्लासेज में आपने पढ़ा होगा इसको बहुत ही शुरुआत में कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो बिल्कुल सेम उसी टर्म का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये इस पर जो कंटेंट दिए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट और अब बात करेंगे यहाँ पर RF वैल्यू। वन अनदर थिंग दैट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस हियर, द RF वैल्यू, रिलेटिव फ्लो वैल्यू। यहाँ पर अगर हम देखें जो है तो ये क्या होता है, RF वैल्यू। RF वैल्यू जो होती है वो जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट से डिसॉल्व करते हैं तो स्टेशनरी फेज पर वो मोबाइल फेज के साथ ऐसे मूव करता है। तो जब मोबाइल फोन, सपोज करिए जैसे कि सड़क पर पानी बह रहा है और सड़क पर मौजूद है कुछ कंकड़ पत्थर और बजड़ी मौजूद है और वहाँ पर कुछ कागज़ के पार्टिकल मौजूद हैं, और सपोज करिए कि उस सड़क पर पानी बह रहा है, तो सड़क यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी फेज है। जो पानी मूव कर रहा है वो क्या है, वो मोबाइल फेज है। तो दो तो ये फेजेज हो गए। और यहाँ पर सोल्यूट कौन है, मान लीजिए कि ज़मीन पर पड़े हुए जो कंकड़ पत्थर हैं और यहाँ पर कागज़ के टुकड़े हैं। अब जब मोबाइल फेज सॉलिड फेज पर मूव करेगा तो अपने साथ इन सोल्यूट पार्टिकल्स को भी लेकर साथ में जाएगा, और जब इन सोल्यूट पार्टिकल्स को साथ में लेकर जाएगा तो ये भी यहाँ पर निर्भर करेगा कि ये इनकी स्पीड कितनी होगी और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे कि हमने सैंपल अप्लाई किया है किसी सॉलिड फेज पर और इस पर हम लिक्विड फेज को रन करने के लिए अलाउ करते हैं, तो इस लिक्विड फेज में या जो इस मोबाइल फेज है उसमें हमारा जो सोल्यूट है, जो सैंपल है, उसके अलग अलग कंपोनेंट की यहाँ पर रिलेटिव फ्लो वैल्यू कितनी है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सपोज दैट कि आपको सैंपल्स में एमिनो एसिड का मिक्सचर दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इनको सेपरेट करिए। एमिनो एसिड के मिक्सचर से इनको सेपरेट करना है एक दूसरे से। तो आपको मालूम है कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं इनके अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और इन सबको मिक्सचर में रखा गया है, और ये है जिस सॉल्वेंट में यहाँ पर सॉल्वलाइज हो सकते हैं, हम उस सॉल्वेंट को बतौर मोबाइल फेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और हमने किसी ग्लास प्लेट पर या फिर पेपर पर हमने एमिनो एसिड्स के मिक्सचर को लिया है और इस पर हमने सॉल्वेंट को रन करने के लिए अलाउ कर दिया। तो ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं यानी एमिनो एसिड्स के जो मिक्सचर्स हैं, अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स की क्या नाम जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा और वो पानी के साथ मूव करने लगेंगे। अब वो चाहे पानी के साथ, वो जो भी सॉल्वेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया है जो उनके लिए सुटेबल है उसके साथ ये मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। दीज ट्रेवल विथ सर्टेन डिस्टेंस, दे कवर सर्टेन डिस्टेंसेज हियर। तो जहाँ से ओरिजिन यानी कि जहाँ पर आपने सैंपल अप्लाई किया है
वहाँ से ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितनी दूरी तय करते हैं, इस चीज़ को हम मेजर कर लेते हैं। और सॉल्वेंट कितनी दूरी पर जाता है तो वो भी मेजर कर लेते हैं। तो दो चीज़ों का हम मेजरमेंट कर लेते हैं। पहला यहाँ पर होता है कि पहला यहाँ पर होगा यहाँ पर यह है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूट। मान लो कि यह जो दूरी है ये d1 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट इज d1 एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कवर्ड बाय सॉल्वेंट इट इज d2। तो अब इसकी जो RF वैल्यू है जो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, RF वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट कितना है, इट इज d2 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय d1 ये हो जाएगा सॉल्यूट, इट इज d1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, इसकी जो वैल्यू आती है वो RF वैल्यू कहलाती है, जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो RF वैल्यू है क्या चीज़, जब हम मोबाइल फेज में सॉल्यूट को सॉल्वलाइज करके और उसको रन करने के लिए अलाउ करते हैं तो इस सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं स्टेशनरी फेज पर। अपने अपने मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्ट में ये सर्टेन डिस्टेंस को तय करते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि उनका मॉलिकुलर वेट कितना है। जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है वो कम दूरी तय करेगा, ओरिजिन के नज़दीक रह जाएगा, और जिसका मॉलिकुलर वेट कम होता है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी मेजरमेंट्स हम कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कि सॉल्वेंट कितनी दूरी तय कर रहा। तो जाहिर सी है कि सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा और जो सॉल्यूट्स होंगे वो कम दूरी तय करेंगे। तो जो RF वैल्यू है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फार्मूले में उल्टा हो गया है, इसको आप देखेंगे तो इसको आप d1 मान लीजिए, दिस वन इज d1 एंड दिस वन इज d2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, दिस विल बी द फार्मूला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज RF वैल्यू। एंड ध्यान रहे कि इन कंपोनेंट्स को इनके RF वैल्यू के आधार पर हम पहचानते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो इनकी वैल्यू होती है वो हमारे पास रिटन फॉर्म में होती है। तो RF वैल्यू जान करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिक्सचर में कौन सा एमिनो एसिड मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। RF वैल्यू का अपना महत्व है। इसके आधार पर हम किसी भी मिक्सचर में सॉल्यूट में कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। राइट, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं RF वैल्यू के बाद अब हम ये आते हैं कि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है ये कितने प्रकार की होती है। क्रोमेटोग्राफी कितने तरह के होती है, अभी तक क्या समझें, अभी तक समझे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के टर्म मैंने आपको बताया, एक स्टेशनरी फेज, दूसरा मोबाइल फेज और तीसरा सॉल्यूट। ये 3 चीज़ें होती हैं। जो सॉल्यूट होता है वो सैंपल है और उस सैंपल में ढेर कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जो मिक्सचर के रूप में मौजूद हैं, और हमारे पास टास्क यही है कि इनमें जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं उनको उनके प्योर फॉर्म में एक दूसरे से क्या कर लें, आइसोलेट कर लें। राइट, दूसरा जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज किसी भी सॉलिड फेज पर बहता है, रन करता है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि आप अगर बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आपके चेहरे पर 2 अलग अलग प्रकार के रंग लगे हुए हैं, आपका चेहरा यहाँ पर स्टेशनरी फेज होगा, आपके चेहरे पर लगे हुए रंग जो होंगे ये सॉल्यूट हैं, और इनको धोने का प्रयास आप पानी से कर रहे हैं, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, मोबाइल फेज होगा, ये सॉल्वेंट है जो कि आपके चेहरे पर फ्लो करता है। राइट, और अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो कंपोनेंट्स में जो दो डिफरेंट प्रकार के कलर्स हैं, ये आपके चेहरे पर कितना इनकी एफिनिटी है और कितना उस पानी में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको रिटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। रिटेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, रिटेंशन कोफिशिएंट ये होता है कि कोई भी सॉल्यूट किसी भी पर्टिकुलर फेज के लिए कितनी एफिनिटी रखता है, जितनी एफिनिटी रखेगा उसकी बॉन्डिंग भी उससे उतनी अच्छी होगी, तो उसके साथ देर तक रुका रहेगा। राइट, तो इस आधार पर रिटेंशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं। ये सब हमने आपको बताया है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसका यूज क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में है, लाइफ साइंसेज में है, बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में है, और तमाम प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट में, एंजाइम टेस्टिंग में, एमिनो एसिड मिक्सचर की एनालिसिस में, आपके तमाम बॉडी के जो कंटेंट्स होते हैं उनके एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ है। राइट, इसलिए हमें इसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। अगर हम अपने रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं, खास करके पीजी के स्टूडेंट्स, तो उनको क्या है, उनको ये इस टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनको तमाम मिक्सचर्स होंगे, जो बॉडी के कंटेंट्स हैं उनमें तमाम ढेर प्रकार के मिक्सचर्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, और कुछ खास प्रकार के जो है और केमिकल्स हैं, तो उनको एक दूसरे से अलग करना है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपकी बॉडी में होते हैं,
जो हमारे में पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई टिश्यू का सेगमेंट दिया गया है आपको और कहा गया कि इसमें कितने एमिनो एसिड से आइसोलेट करिए और फिर उनको प्योरेस्ट फॉर्म में अलग करिए। तो इन सब चीज़ों में कुल मिलाकर के रिसर्च की फील्ड में क्रोमेटोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये कितने प्रकार की होती है अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, टाइप ऑफ मोबाइल फेज एंड द शेप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बेड। यहां पर अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार की है, तो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यस, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, कि कौन से तरीके से आप इनके कंपोनेंट्स को, इनके मिक्सचर से एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। तो सेपरेशन की टेक्निक के आधार पर कौन सा मोबाइल फेज आपने यहां लिया है और बेड का शेप कैसा है। व्हाट डू मीन बाय बेड? बेड वो होता है जिस पर कि हम स्टेशनरी फेज को अप्लाई करते हैं। सपोज करिए कि जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी करने के लिए आपने ग्लास प्लेट लिया है और ग्लास प्लेट जो होगा ये बेड है। अब इस पर हम स्टेशनरी फेज अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि स्टेशनरी फेज, इस पर किसी जेल का हमने लेपन कर दिया, सिलिका जेल लगा दिया, एल्यूमिना जेल लगा दिया है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, अलग अलग प्रकार के जेल होते हैं। तो जेल को ग्लास प्लेट पर हमने कोटिंग कर दिया। तो यहाँ पर जो ग्लास प्लेट है वो तो इसके लिए बेड तैयार कर रही है, और ग्लास प्लेट पर जो कोटिंग हमने किया है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, तो बेड यहाँ पर क्या है? बेड वो है जिस पर हम स्टेशनरी फेज को अप्लाई करते हैं। बेड सामान्य तौर पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कांच की प्लेट होती है या फिर वो कोई पेपर होता है, राइट। तो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द सेपरेशन, तो ये अलग अलग प्रकार की होती है। कह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है। हम अपने अगले सेगमेंट में, अगले डिस्कशन में इनके बारे में बात करेंगे कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। और दूसरी कौन है? ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तीसरी कौन है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म कि हम कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, इसके आधार पर क्रोमेटोग्राफी 4 प्रकार की ये टेक्निक होती है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इनका एक एक करके हम डिस्कशन अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। और दूसरा जो मेथड हमारा यहाँ पर होता है वो कौन है? दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के बेसिस पर कि किस प्रकार का मोबाइल फेज हमने आपने यूज़ किया है यहाँ पर, इसके आधार पर ये देखेंगे। तो पहला है गैस क्रोमेटोग्राफी, इन विच द गैस इज मोबाइल फेज एंड द लिक्विड और सॉलिड में बी द स्टेशनरी फेज। ध्यान रहे कि गैस मोबाइल फेज तो हो सकता है, गैस मोबाइल फेज हो सकता है, परंतु गैस कभी भी स्टेशनरी फेज नहीं हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो गैस यहाँ पर क्या है? ये मोबाइल फेज है, अथवा यहाँ पर लिक्विड भी मोबाइल फेज हो सकती है और सॉलिड में भी द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर गैस को हमने मोबाइल फेज किया है और स्टेशनरी किसको बना लिया है? लिक्विड फेज को बना लिया है, और या फिर वो सॉलिड है। इसको हमने स्टेशनरी फेज माना है और गैस को मोबाइल। तो इसको हम नाम क्या देंगे? इफ़ यू यूज द गैस एज द मोबाइल फेज, इट इज़ कॉल्ड एज गैस क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड, अगर हम लिक्विड को यूज कर रहे हैं मोबाइल फेज के रूप में तो उसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, जिसमें यहाँ पर मोबाइल फेज जो होता है वो एक लिक्विड होता है, यहाँ पर गैस नहीं होता। और सॉलिड फेज क्या होता है? ये स्टेशनरी फेज जो होता है वो सॉलिड होता है, और मोबाइल फेज कौन होता है? लिक्विड होता है। ध्यान रहे कि गैस कभी भी स्टेशनरी फेज नहीं हो सकती है, राइट। इसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा जो होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, इनके बारे में डिस्कशन आगे हम करेंगे। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बेड, कि हमने क्रोमेटोग्राफी बेड का इस्तेमाल कैसा किया है, वो किस तरीके का है। तो वो प्लेनर है या फिर ये वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो प्लेनर का मतलब कि वो एक प्लेन शीट के फॉर्म में होगा, जैसे कागज़ होता है एक शीट के फॉर्म में होता है, ग्लास प्लेट होता है एक शीट के फॉर्म में होता है, या फिर किसी टेस्ट ट्यूब में हम कोई केमिकल भर देते हैं तो वो एक कॉलम हो जाता है। तो इस तरीके से वो एक प्लेट शीट के फॉर्म में है या फिर वो कॉलम के फॉर्म में है, इसके आधार पर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। एक बार डिटेल फिर से देखेंगे। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पहली टेक्निक है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन के आधार पर है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं इनको सेपरेट करने के लिए। फिर इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ भी आप समझ नहीं पाएंगे, जब हम इनका एक एक करके डिस्कशन करेंगे तो आपको क्रोमेटोग्राफी की ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दूसरी टेक्निक यहाँ पर है, दूसरा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोबाइल फेज, किस प्रकार का मोबाइल फेज आप यूज़ कर रहे हैं, आप लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं। सॉलिड मोबाइल फेज नहीं होता, ध्यान रखेंगे। सॉलिड को हम मोबाइल फेज में यूज़ नहीं करते, सॉलिड हमेशा स्टेशनरी फेज होता है।
तो मोबाइल फेज जो है वो गैस स्टेट में है या फिर वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो इस आधार पर आपकी क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, और जिसमें कि हम मोबाइल फेज को गैस को ले रहे हैं, और अगर हम लिक्विड फेज ले रहे हैं तो उसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ दी बेड, तो हमने आपको बताया कि ये प्लेनर है, और अगला कौन है, ये जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्रोमेटोग्राफी ये डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी हैं, इन पर आगे अपने नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करना है। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने आपको क्रोमेटोग्राफी पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार की होती है, इनको क्लैसीफाई करने का तरीका क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आपको क्रोमेटोग्राफी याद ना करना पड़े। क्रोमेटोग्राफी पर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप डिटेल अच्छे से लिख सकें और इनके आंसर कर सकें। हमारा ये लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है, उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के बच्चों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि CSIR नेट की परीक्षा लाइफ साइंसेज से दे रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस तरीके से हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपको और भी नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।